टाटा स्टील ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया और चौथी तिमाही नहीं, दरअसल FY22 का साल दरअसल कंपनी के लिए सबसे शानदार सालों में गिना जाएगा। मेरे साथ है कंपनी के MD और CEO टीवी नरेंद्रन। मिस्टर नरेंद्रन, स्वागत है आपका। मजबूत क्वार्टर, मजबूत FY22, यूरोप और इंडिया के कुछ और अगर आप हाईलाइट्स दे सके, स्पेशली Q4 में कितनी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली है इन दो की मार्केट्स में? तो दोनों मार्केट में हम लोग का परफॉर्मेंस हैज बीन गुड, क्योंकि यूरोप में दो चीज हुआ है। एक है कि हम लोग का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रीनेगोशिएट हुआ, उसका असर आप देख रहे हैं रेवेन्यू में। वॉल्यूम भी बढ़ा है क्वार्टर में, क्योंकि नॉर्मली Q3 दिसंबर क्वार्टर इज ऑलवेज अ वीक क्वार्टर इन यूरोप बिकॉज ऑफ हॉलीडेज। सो वॉल्यूम हैज बीन बेटर, प्राइसेस हैव बीन बेटर एंड द कॉस्ट हैव बीन अंडर कंट्रोल। तो इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि यूरोप परफॉर्मेंस इज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर फ्रॉम अ बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर टू Q3, और इंडिया हैज बीन अ गुड स्ट्रांग परफॉर्मेंस। इंडिया इज ऑलवेज अ स्टेडी परफॉर्मेंस। एक चीज हमने नोटिस की है, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आपने लगातार प्राइस हाइक्स किए हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री ने इनपुट कॉस्ट को पास ऑन किया है, लेकिन कल आपकी कमेंट्री में आपने कहा कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनमें हेजिटेशन है प्रोडक्ट खरीदने को लेकर, क्योंकि बढ़ते कॉस्ट उनके वर्किंग कैपिटल पर इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या आगे फर्दर प्राइस हाइक्स की गुंजाइश है, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू टेक दैट प्राइस हाइक, और फिर कितना डिमांड पर इंपैक्ट आएगा? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का इनपुट कॉस्ट पर लॉट डिपेंड करता है, क्योंकि कोकिंग कोल का जो प्राइस है, जो $300 या $200 के रेंज में थे बहुत सालों से, अभी वो $600 के रेंज में है। तो इसीलिए उसका असर पड़ रहा है हम लोग का प्राइसिंग पे। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस हैव टेकन प्लेस। नाउ देयर इज मोर स्टेबिलिटी। कोल प्राइस में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आया है। तो कुछ कस्टमर्स को तकलीफ रहा, क्योंकि उन लोग का वर्किंग कैपिटल जो लिमिट्स था, दे गॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड बिकॉज द इनपुट कॉस्ट नॉट जस्ट ऑफ स्टील, बाकी इनपुट्स का भी प्राइस हैड गॉन अप। So that impact was there, and जब sentiment में थोड़ा doubt आता है, then people think that it's better to wait and buy when there's more clarity on the prices. तो अभी हम देख रहे हैं कि stability आया है. There was too much of fluctuation over the last maybe 2-3 months, but now prices are more stable. ये क्या फिर आगे आने वाले साल यानी कि FY23 में वॉल्यूम को कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, और आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ? वॉल्यूम जितना भी हम लोग का प्रोडक्शन है, वी आर एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वी विल कंटिन्यू विद दैट। उसका डिमांड पर उतना असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स आर आल्सो एन ऑप्शन। टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग हार्डली 10-15% ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस, पर वो भी ऑप्शन है अगर इंडिया में थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। पर आई थिंक इंडिया वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर क्वाइट बुलिश। ओवरऑल नंबर्स आर पॉजिटिव ऑन मेनी मेट्रिक्स। आप देखिए तो GST collection has also been a record GST collection for the country. So the indication is economic activity is coming back strongly. तो ऑपरेशनली अगर आप मुझे बता सके, क्योंकि आप इंडिया को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, लगभग EBITDA पर टन आपका 23,305 पर एडजस्टेड बेसिस पर, क्लोजर टू 24,000 रुपीस पर टन। क्या ये आंकड़ा आप आगे ग्रो कर पाएंगे, या फिर यहीं पर रखेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे? एंड स्पेशली ऑन द यूरोप फ्रंट सर, वहां पर भी हमने देखा है एक्सपेक्टेशन थी सब $200 EBITDA पर टन, एंड यू गॉन फार बियॉन्ड दैट, $240 पर टन। तो ये जो ग्रोथ आई है EBITDA पर टन में वर्सेस एक्सपेक्टेशन, क्या ये कंटिन्यू होगी? Q1 के लिए आई थिंक वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट इट। उसके बाद हम लोग को देखना है कि कैसे, वेयर डज द कोल प्राइस एंड अप एंड वेयर डज द स्टील प्राइस मूव। बट ओवरऑल हम लोग को ये मानना चाहिए कि स्ट्रक्चरली द स्टील इंडस्ट्री इज इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस, एंड स्ट्रक्चरली टाटा स्टील इज आल्सो इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस द परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग इन द क्वार्टर्स अहेड। तो आप कॉन्फिडेंट हैं आने वाले क्वार्टर्स में? इस कॉन्फिडेंस को मैं फिर FY23 के गाइडेंस के तौर पर पढ़ना चाहूंगी, दैट यू आर होपिंग दैट द ट्रेंड दैट यू पिक्ड अप इन Q4 will continue in Q1. सेकेंड हाफ कैसे दिख रहा है स्पेशली सब? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हाईलाइट रही है FY22 की, वो ये रहा है कि आपने अपना डेट जो था, जिस पर काफी ज्यादा फोकस था स्ट्रीट का भी, उसे घटाकर 51,000 करोड़ पर लेकर आए हैं। FY23 में कितना और कम करने का प्लान रहेगा? क्या कोई टारगेट आपने रखा है अपने सामने? 3-4 साल पहले हम लोग गाइडेंस दिए थे कि मिनिमम $1 बिलियन ऑफ डेट वी विल रिड्यूस एवरी ईयर।
and of course we have more than fulfilled that promise. ये साल में भी हम लोग का यही guidance है, minimum $1 billion of debt reduction. This is after accounting for the Neelachal Ispat acquisition, which is going to happen during this quarter. So even after factoring that, we will have a debt reduction this year. सर कैपेक्स के लिहाज से नियरली 12,500 करोड़ आपने FY23 के लिए ईयरमार्क किए हैं. इसमें से ग्लोबली कितना खर्च होगा, भारत के बिजनेस को स्केल करने के लिए कितना खर्च करेंगे? अभी जो हम लोग प्लान किया है अबाउट 8,500 करोड़ विल बी फॉर इंडिया, बैलेंस विल बी फॉर यूरोप. पर हम लोग देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट 6 months if our expansion goes as per plan and the numbers are good, then we will go back to the board if we need to spend more capex. We believe अभी जो हम लोग का situation है, we can fulfill our growth aspiration as well as our deleveraging goals. तो 8,500 करोड़ is inclusive of what you may want to invest in Neelachal going forward? No, that is in addition. Neelachal is 12,000 crores in addition to this 8,500 crores. Okay. आपने इनफैक्ट अपने इन्वेस्टर को वो 51 रुपीस प्रति शेयर के डिविडेंड से भी रिवॉर्ड किया है. बट काफी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि स्टॉक स्प्लिट की क्या वाकई में जरूरत थी, उसके पीछे रैशनल क्या है सर? So the logic ये था कि अभी आप देखिए तो टाटा स्टील का शेयर प्राइस इज इन द 1,300 rupee range. And that makes it unaffordable for many retail investors who want to buy the Tata Steel stock. So as it is, हम लोग का share base is more than 2 million shareholders. But उसके अलावा there are many retail shareholders who are interested to buy and trade in the stock. So by doing a stock split, we are making the stock more affordable for retail investors who are a very important part of our stakeholder community. और ये डिविडेंड पे आउट पॉलिसी क्या अब आने वाले सालों में भी जारी रहेगी? So we want to reward our shareholders who have been very committed to Tata Steel. So इसीलिए we wanted to be generous with our dividend. So if the performance continues to be good, we will obviously continue to be generous with our dividend. मिस्टर नरेंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर FY23 सर. हाय, गुड आफ्टरनून. सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है. और आज के इस एपिसोड में मदद करने के लिए होंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर. स्वाति आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी. स्वागत है आपका. अच्छा, बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पर दिखाइएगा. रीच आउट करिएगा. कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आने वाले इस कड़ी में, एपिसोड्स में, चैप्टर्स में, सास बहू सेंसेक्स के हम लोग रिजॉल्व कर सके. और लाइए भारतीय बाजार स्क्रीन पर. बढ़िया फ्लैट नोट पे छोड़ के गए थे, उसके बाद तस्वीर एकदम बदल गई. सुबह की तस्वीर 10:30 बजे छोड़ा था तो फ्लैटिश नोट पे हल्की वीकनेस के साथ, और अब इस समय की तस्वीर है 1% के दबाव के साथ निफ्टी में कामकाज. 16,900 के नीचे के टिक्स. एक बार चेक करिएगा. हाँ, ये देखिए 16,900 के नीचे के टिक्स. वो चार्ट जरा ठीक करिएगा. 16,885 ये क्रिटिकल जोन्स के आसपास, उस जोन्स के लोअर बैंड के आसपास अब भारतीय बाजार अप्रोच करते हुए. क्यों वो शार्प कट आ गया? बाकी सारे एलिमेंट्स तो पता थे हमको. आज शाम को फेड की बैठक का आउटकम आना है, हम उसकी तैयारी कर रहे थे. ग्लोबल मार्केट्स अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं. इंडियन इक्विटीज लेकिन खासी वीकनेस के साथ अपने पीयर्स के सामने कामकाज कर रही है. और उसकी वजह है कुछ देर पहले वो जो अपडेट आ गया कि आरबीआई गवर्नर साहब क्या एक स्पीच लाइंड अप है, एक स्टेटमेंट आना है. 2 बजे स्टेटमेंट है. अब उससे पहले कंफ्यूजन है. आरबीआई गवर्नर साहब स्टेटमेंट क्यों देना चाहते हैं? पॉलिसी तो आई गई, पॉलिसी के बाद दूसरी पॉलिसी में आने में समय है. ये बीच में स्टेटमेंट क्यों? आमतौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स का अनाउंसमेंट नहीं आता है. कोविड के टाइम्स में आया था जब एक मैसिव रेट कट आया था, और अब फिर से स्टेटमेंट की तैयारी. और अब डर यह है कि आउट ऑफ टर्न जो स्टेटमेंट लाने की तैयारी हो रही है, कहीं दरों में बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट ना हो जाए. अहेड ऑफ उस एफओएमसी मीट के आउटकम से पहले मार्केट वही डिस्काउंट, वही प्राइस इन कर रहा है, रेपो रेट का एक हाइक. दूसरी तरफ विकल्प खुलता है सीआरआर को बढ़ाना. देखते हैं खैर अनाउंसमेंट क्या आता है, लेकिन इस तरह का कुछ स्टेप शायद गवर्नर साहब आज के स्टेटमेंट पे ले सकते हैं. वो बॉन्ड यील्ड्स का इंचअप करना भी उसी बात की डिस्काउंटिंग दिखा रहा है. और वही नर्वसनेस है जो अब इस समय आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है कि गवर्नर साहब जो आ रहे हैं, आउट ऑफ टर्न जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्या होगा. और वो वीकनेस हमें ले गई है नीचे. हॉट टिक के साथ कमजोरी बढ़ रही है.
अब हम ऑलमोस्ट 1.25% के दबाव के साथ निफ्टी में कामकाज करते हुए। स्वाति, बाकी तो एग्जाम के लिए सब तैयारी करी थी, आउट ऑफ सिलेबस मामला आ गया, कितना डैमेज कर दिया निफ्टी को, और आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो अब निफ्टी बैंक को उस 2 बजे के ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से पहले? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली ये अनाउंसमेंट आरबीआई के आने से पहले निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में थी। 17,000 के लेवल्स इंटैक्ट हो रहे थे। जैसे ही हमें पता चला कि 2 बजे आरबीआई गवर्नर कुछ स्टेटमेंट देने आ रहे हैं, उसके बाद ही एक पैनिक सेलिंग हम लोग ने देखा है। 16,800 के आसपास अभी ट्रेड हो रहे हैं। आशीष जी, ये 16,800 काफ़ी क्रूशियल लेवल है, जो कि एक स्विंग सपोर्ट भी है एंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के शोल्डर्स भी है। अगर ये 16,800 आज ब्रेक डाउन करती है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे एंड कल भी ऐसे ही नीचे रहती है, तो मुझे लगता है हमें और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होते हुए देखने मिल सकते हैं, जो कि निफ्टी को लेके जा सकते हैं 16,500 16,400 के रेंज में। तो व्यू काफ़ी कॉशियस है। सेलिंग प्रेशर अभी भी बिल्डअप हो रहा है, कोई हमें देखने नहीं मिल रही है फिलहाल तो टर्न अराउंड स्टोरी। अगर आरबीआई गवर्नर कुछ अच्छी बात करते हैं तो एक हम होप्स रख सकते हैं कि पुल बैक रैली हो सकती है। फेड के स्टेटमेंट्स क्या आते हैं उसके ऊपर टोटली मार्केट का ट्रेंड डिपेंड होगा। तो एट द करंट लेवल हमारा व्यू कॉशियस ही है, ज़्यादा कोई लॉन्ग पोजीशंस वी आर नॉट इनिशिएटिंग। डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हैं, बट वी आर सजेस्टिंग टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वेदर इट्स अ लॉन्ग और द शॉर्ट पोजीशंस। तो ओवरऑल व्यू मेरा कॉशियस है। ट्रेंड टर्न अराउंड हमें कब देखने मिलेगा, जबकि निफ्टी 17,200 17,300 के ऊपर अब अच्छी खासी मेंटेन होगी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो ही हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने मिलेगी। तब तक काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी को देख सकेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूँ आशीष जी, तो जो आज क्लस्टर सपोर्ट था 36,000 लेवल, वो भी ब्रेक डाउन किया है। मुझे लगता है 35,500 तक एक हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है। ऊपर में 36,500 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्लियर नहीं करता है तब तक कोई भी पुल बैक रैली की हम उम्मीद नहीं रख सकते। डिपेंड करेगा कि गवर्नर साहब स्वाति कह रही पॉजिटिव कह दिया तो डाउट की पॉजिटिव कहने का कोई इस समय माहौल बना हुआ है। हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन की जो पिछली रीडिंग आई थी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन आया था। कहाँ 6.2 6.3 की एक्सपेक्टेशन, कहाँ 6.95 पे इन्फ्लेशन आया था। पर पॉलिसी फेड के अनाउंसमेंट से पहले आ जाना वो थोड़ा सा चिंताजनक है। 450 पॉइंट का कट निफ्टी बैंक में इस समय वीकनेस धीरे धीरे ग्रिप कर रही है और बढ़ी रही है। ऐसे में चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अब जो आउटकम आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी वीकनेस है और स्वाति ने बढ़िया तरीके से समझा दिया निफ्टी बैंक कैसा पोजिशनड है। आज हमें जाना है फरीदाबाद, भुज और अकोला। शुरुआत कर रहा हूं फरीदाबाद हरियाणा से श्रुति शर्मा स्क्रीन पर। श्रुति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो मैम आप? शेयर बाजार में कैसे आए, जर्नी कैसी रही आपकी मैम? Actually, my husband did in lockdown the share market, and he invested in that markets. एंड मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी शेयर मार्केट में ही आ जाती हूँ, बिकॉज मैं एज अ वर्क कर रही थी, एज अ टीचर वर्क कर रही थी। देन आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई एम परस्यूइंग नाउ PhD, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो अभी आप श्रुति मैम हस्बैंड कर रहे हैं, लॉकडाउन से उन्होंने शुरू करा, उनको देखा देखी आपने शुरू करा। अब आप अपने स्टॉक्स कैसे चूज कर रहे हो? अपने इंडिपेंडेंटली कॉल ले रहे हो? नहीं, some not all independent, कुछ मेरी रिसर्च भी होती है एंड some my husband's research, and he suggests me all the time that you have to do like this share and invest in this share, like overall 50% we did like। ठीक है, और जो भी कर रहे हो पैसा घर आ रहा है नेट? या श्योर, बिल्कुल ठीक है, फिर जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो आप लोग। श्रुति मैम पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए, स्वाति के लिए? Actually, I purchased my GMDC share in the month of like January, and purchased 200 shares, that is at the rate 104. So I confused that I should hold this share or book profit or totally sold the share. Please tell me this. GMDC लिया है 104 पे, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। ये आप इंग्लिश की टीचर हो क्या? No, as accounts teacher I am. तो फिर तो हिंदी में बात हो सकती है हम लोग की बीच बीच में। अच्छा, sure. क्या करें भाई, आपने चार्ट चेक करा स्वाति, इसका GMDC बढ़िया मुनाफा हो रहा है, इनको बहुत अच्छा मूव स्टॉक ने दिखाया। ये ट्रेड को और राइट किया जाए या मुनाफा बांध लिया जाए?
यस आशीष जी, ये मार्केट में उनका स्टॉक पिक काफ़ी अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। काफ़ी अच्छे प्राइस में अपने बाइंग किया, इन होल्ड भी रखा है। तो मेरी राय यही है कि ये काउंटर पे मेरा टेक्निकली व्यू बुलिश ही है। जिस हिसाब से ये ट्रेंड कर रहा है हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में, अभी भी हमें उम्मीद रख सकते हैं कि ये और एक हमें न्यू हाई देखने मिल सकता है। बट लुकिंग टुवर्ड द करंट मार्केट सिचुएशन, मेरी राय यही होगी कि पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो एट द करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये काउंटर 50 डेज मूविंग एवरेज पे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 165 रुपीज ऑन अ डाउन साइड। इसमें उम्मीद है, मुझे लगता है हमें अपसाइड वापस 250 से 300 के लेवल्स देखने मिल सकता है। तो एट द करंट मेरा व्यू होल्ड है, बट यू कैन बुक योर पार्शियल प्रॉफिट एट द CMP एंड अनदर पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 165 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ 250 to 300 रुपीज ऑन हाई साइड। अरे बाप रे बाप, बहुत अग्रेसिव टारगेट्स आते हुए, लेकिन बेहतर तरीका है थोड़ा सा पार्शियल मुनाफा वसूला करा जाए और बाकी स्टॉक्स के साथ इस बेहतरीन मोमेंटम जो स्वाति एंटिसिपेट कर रही है उसको राइड किया जाए। भुज कच्छ से पलक प्रकाश हलई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पलक जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुजरात में तो सभी ट्रेड करते हैं, तो आपसे सालों से कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, मैंने अभी रिसेंटली 6 मंथ से ही ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड बहुत पहले से करते हैं और वो अभी ट्रेडर भी हैं। और मेरी रिसेंटली शादी हुई थी, तो शादी के बाद मैं उसको ऑफिस में थोड़ा हेल्प तो करती हूँ। हस्बैंड शादी से पहले से स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिव थे, शादी के बाद आपको भी इंटरेस्ट जाग गया? जी सर। आपको क्यों इंटरेस्ट जाग गया? हस्बैंड बहुत पैसा घर ला रहे थे इसीलिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि घर बैठे तो कुछ सीखते हैं, तो मैंने उसके साथ थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया है। और अभी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है अपना खुद का थोड़ा बहुत। पहले शादी से पहले कहाँ थे? गुजरात के बाहर थे आप क्या? नहीं, गुजरात में ही थे, विलेज अलग था। पहले मैं आकाशवाणी के न्यूज सेक्शन में थी, वो ऑल इंडिया रेडियो के। ओके, नहीं मुझे लगा गुजरात के बाहर से आए और फिर वहां का कल्चर देख के आपने भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट। तो आप तो पहले से गुजरात के थे, लेकिन ठीक है, वैसे गुजरात में कल्चर तो बहुत कल्टीवेटेड है ये पूरा स्टॉक मार्केट का। फलक मैम, पहला सवाल कौन सा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है पहले वो डिस्कस करा जाए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैंने अदानी पावर लिया था 121 पे, और फिर 307 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी अगर मुझे वापस से बाय करना है तो मैं किस प्राइस पे उसे बाय कर सकती हूँ? 147 पे लिया था, 300 पे मुनाफा बांध लिया था। 121 पे लिया था। 1 वाह, अच्छा खासा मुनाफा हो गया, शौक पसंद आ गया। स्वाति, एक बार कमा के दिया था, फिर से कमाने का मन है, ले लें क्या? उन्होंने एकदम राइट टाइम पे एग्जिट किया है। जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर काउंटर में हम लोग ने मार्च में रैली देखी थी 140 का ब्रेकआउट होने का, 300 के लेवल्स टच हुए थे। मुझे लगता है थोड़ा भी वेट करना चाहिए, काउंटर को रिट्रेस होने दीजिए 200 के रेंज तक। आप वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं 200-220 के रेंज में। अगर ये आता है काउंटर तो डेफिनेटली यू कैन अगेन पुट योर फ्रेश पोजीशंस इनटू दिस पर्टिकुलर काउंटर। अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकता है। 200-220 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। भले ये किसका स्टॉक पिक था? हस्बैंड का था कि आपका था? सर, हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। गजब था वो। श्रुति का GMDC भी गजब चला, आपका भी ये स्टॉक बहुत गजब मूव करके दिया। सब अच्छा कमा रहे हैं बाजार में। अकोला जा रहा हूं, विद्या शर्मा स्क्रीन पे। विद्या मैम हाय, गुड आफ्टरनून। विद्या मैम, आप कब से शेयर बाजार में और आपकी क्वेरी क्या है मैम? सर, सबसे पहले आपका तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके शो को जो सास बहू सेंसेस है उसको बेस्ट बिजनेस अवार्ड मिला इसके लिए। थैंक यू, आपने नोटिस किया, थैंक यू उसके लिए। आप लोग हाँ, आते सर, चैनल पे, इसीलिए चमकता है शो। हाँ सर, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि मैं आज ही आपके चैनल पे आई। थैंक यू मैम। कब से शेयर बाजार में हो मैम? कैसे चल रहा है? मैं पिछले 2.5 साल से हूँ, अच्छा चल रहा है। तो फिर आइडिया क्या रहता है? खुद की स्टॉक पिकिंग, लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना, या फिर ट्रेडिंग वेडिंग चलती, खरीद फरोख्त चलता रहता है? हाँ सर, कैसे मैं जैसे कुछ शेयर मैंने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखी हुई हूँ, और कुछ शेयर लेती हूँ तो थोड़ा मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो फिर मैं सेल कर देती हूँ। और ये स्टॉक चुनते कैसे हो? मैं और हस्बैंड मिलके करते सर। ठीक बात। पहला सवाल कौन सा है स्वाति के लिए? हेलो विद्या मैम, पहला सवाल कौन सा है? सीजी पावर पे सवाल है। सीजी पावर पे मेरे पास में 4000 शेयर है सर, सीजी पावर के 6 रुपए के भाव से। मैंने वो लॉकडाउन में लिए हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक करूं? यार, सब स्टॉक क्वेरी पूछना है कि मजे लेने आए हैं? सबके स्टॉक तो डबल हो गया, आपका तो 6 रुपए वाला 170 हो गया है।
अब इसमें पूछना क्या रह गया है? हाँ, आपका सर। जब मन करे बुक करिए, 6 रुपए की वैल्यू है, जब तक रखना है रखिए। आपका तो कंफर्ट इतना ज्यादा है स्टॉक के साथ, सर, कोई जैसे दिक्कत कि वाली मैंने- बात ही नहीं है। पैसे की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब स्वाति क्या करे भाई, सीजी पावर 6 रुपए पे लिया हुआ है, 4000 क्वांटिटी है, 185 पे चल रहा है, क्या करूं मैं, कैसे? अब आपका सवाल है क्या मैम? वैसे मुनाफा बांधूं और खरीदूं, क्या करना, सवाल क्या है? हाँ नहीं सर, कि जैसे मैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूँ क्या? मुझे मुनाफे की जरूरत नहीं है अभी। भाई कर लें क्या स्वाति? आशीष जी, काफ़ी अच्छा काउंटर है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे उनका बाइंग हुआ है। आज के शो में तो मैं देख रही हूँ वुमेन्स पावर, वुमेन्स एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांगली चल रही है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। एट द करंट लेवल टेक्निकली सीजी पावर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा काउंटर है, सिंस उनको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए वो रख सकते हैं। तो मेरी राय होगी कि होल्ड कीजिएगा। आई विल सजेस्ट यू अ स्टॉप लॉस, 150 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। 150 रुपये के प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 200 के लेवल पार करता है तो वापस हमें 50 रुपये का और अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 300 के आसपास। तो मेरी राय यही होगी कि होल्ड कीजिएगा, बट एक 150 का स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बाप रे भाई, 150 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6 का माल 300 हो सकता है। चलिए, इस नोट पर पलक जी, श्रुति जी, विद्या जी, आप सबका धन्यवाद। अगला जब आप लोग स्टॉक चुने तो मुझे पर्सनली मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और स्वाति, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक रिजल्ट पर रिएक्ट करता हुआ 3.5% का उछाल। जाते जाते सुनिए क्या कहना है इस कंपनी के वीसी और एमडी रमेश अय्यर साहब का नतीजों पर। जहां तक दोनों एसेट क्वालिटी और ग्रोथ का सवाल है, ये बाजार पे निर्भर करता है। और हम ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली रूरल मार्केट जो है अभी काफी पॉजिटिव है और ये प्री कोविड लेवल तक आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। और अगर किस किस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट की बात करें, या हमने जैसे पहले बार बार बताया है, चाहे वो टूरिज्म हो, स्कूल बस ऑपरेशंस हो, पीपल मूवमेंट हो, ये सारा एक्टिविटी में जो है अभी कारोबार अच्छा चल रहा है, प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है। तो हम इसे देखकर हमें कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली ग्रोथ आएगी, एज वेल एज एसेट क्वालिटी में और सुधार देखने मिलेगा।